क्लास 10th वालों ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की कलेक्शन आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। एक एक सवाल गोल्ड है, एक एक सवाल आपको कुछ नया सीखने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करेगा। और आपको पता है ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज भी हाई है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक सवाल को अच्छे से समझना है, अप्रोच करना है। पहला सवाल आप लोगों के सामने दिख रहा है। एट द सेम टाइम दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर थोड़े से सवाल करवाने के बाद ना आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी शेयर करना चाहता हूं। आज ही मैंने सेकंड बोर्ड एग्जाम जो हुआ था, आपके जो सीनियर्स थे उनके 2 बोर्ड एग्जाम हुए हैं, तो सेकंड बोर्ड एग्जाम के सारे सेट्स के पेपर को मैंने एनालाइज किया है और डिफिकल्टी लेवल देख के मैं थोड़ा सा चौंक गया हूं। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और आपको उससे आइडिया मिलेगा कि अब आपका प्रैक्टिस का लेवल क्या रहना चाहिए। क्या कह रहा है सवाल? बहुत ही अच्छा सवाल है, डेफिनेशन पे बेस्ड सवाल है, लेकिन आप लोगों का दिमाग खोलेगा, अप्रोच डेवलप करेगा। द साइन ऑफ एन एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 4/5। तो भाई हमको ना कुछ ऐसा दिया गया है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें साइन की वैल्यू मेरे को 4/5 मिल रही है, ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ना ऐसा इमेजिन कर लेता हूं ताकि आप लोग भी विजुअलाइज करो। इसका नाम दे देता हूं ABC और यहां पे ले लेता हूं थीटा। तो इन फैक्ट ये चीज दी हुई है कि भाई AB बटा AC सामने वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है ना भाई साइन का डेफिनेशन। तो AB अपॉन AC मेरे को 4/5 मिलना चाहिए। उसके हिसाब से मेरे को बताना है विच ऑफ दीज कुड बी द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ऑप्शन एलिमिनेशन और उसके साथ साथ आपकी जो बेसिक डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग है वो इस सवाल में चेक होने वाली है। तो पहले ऑप्शन से चालू करते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व करो मेरे साथ। यहां पर अगर मैं आपको सबसे पहले तो आप इमेजिन कर लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, आप लोग इमेजिन कर लो। हम लोग बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इमेजिन कर लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको कि सबसे बड़ी साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर है। आपको पता है साइन में जो आपके डिनोमिनेटर में आता है वो हाइपोटेन्यूज ही होता है, व्हिच हैज टू बी द बिगेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर साइन की वैल्यू या तो 4/9 हो सकती है या तो 5/9 हो सकती है, 4/5 हो सकती है कि नहीं हो सकती। और अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि ये एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो होता है 3, 4, 5। सर ये कैसे पता आपको? बेटा वन शॉट देखना पड़ेगा। मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताए हैं और कुछ आपको मेमोराइज करने के लिए भी बोले हैं, क्योंकि ये डेटा, ये फिगर्स बार बार ही सवालों में दिखती है। तो अगर ये हम लोग दिमाग में डाल लेंगे, हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग और बेटर हो जाएगी, स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। तो 3, 4, 5 ये जो तीनों की तीनों साइड्स हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करती हैं। 3 यहां, 4 यहां, 5 या फिर आपका 3 बेटा यहां पर भी हो सकता है, 4 यहां पर भी हो सकता है और 5 आपका फिक्स रहेगा। इट हैज टू बी हाइपोटेन्यूज। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, तो सवाल के हिसाब से ये तो एकदम ही गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, √51। देखो अब अगेन मैं राइट एंगल है या नहीं है वो बाद में सोचूंगा, पहले तो मैं देखता हूं कि मेरी साइन की डेफिनेशन और जो वैल्यू है उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा सही है या नहीं है। अगेन 4 है, 5 है, √41 के बारे में सोचो, क्या ये 5 से बड़ा है या छोटा है? √25 आपका 5 के बराबर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली चीज आपकी ग्रेटर देन 5 है। मतलब यही, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यही आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो आपका जो साइन हो सकता है वो या तो 4/√41 हो सकता है या फिर 5/√41 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि थीटा के सामने 4 है या फिर 5 है। चाहिए क्या? 4/5। क्या मेरा आंसर हो सकता है? नहीं। अगेन एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि सर ये आंसर तो नहीं है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 और यहां पर हो जाएगा 16, 41 का रूट। हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी की तरफ चलता हूं। 6, 8, 10 ये तो मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से सिखा रहा हूं, लेकिन अगर आपने मेरा वन शॉट देखा ना तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3, 4, 5 मैंने आपको बताया एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है और हर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मल्टीपल्स भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो 3, 4, 5 को तीनों की तीनों संख्या को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 8, 10 ही मिलेगा। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल भी फॉर्म करेगा। और देखो यहां पर आपको साइन की वैल्यू 4/5 मिल सकती है। दिस इज माय करेक्ट आंसर। The correct answer is option C. अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को अगर अच्छे से समझना है तो प्लीज मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट जाके देख लेना। 3, 4, 5 के अलावा आपके 5, 12, 13 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 7, 24, 25 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है।
तो ये सब चीजें आपको सीखनी है, इससे आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा फास्ट हो। एक और बहुत खूबसूरत सवाल है, आराम से देखेंगे क्या कह रहा है सवाल। साइन थीटा कॉस थीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मर्ज कर दिया भाई। और ऐसे सवाल अब हमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे सवाल आपकी कॉम्पिटेंसी की पीडीएफ में भी हैं, जो कि सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है। अभी तो मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूं, 2-3 सवाल करते हैं, उसके बाद आपका एकदम ना एक सा शॉकर मिलेगा, लेकिन फिर वहां से आप सही रास्ते पे भी चलोगे यार। तो भाई ये अगर इस इक्वेशन के रूट हैं, तो मेरे को साइन और कॉस में एक फैक्ट तो पता है ना, फैक्ट मतलब एक आइडेंटिटी तो पता है ना, जो हमेशा ट्रू होगी। जैसे आप इमेजिन करो कि आपको सवाल इस तरीके से दिया होता कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे टाइप के सवाल दिए होते, तो आपको पता है कि सर मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि sin थीटा cos थीटा अगर इसके रूट्स हैं, तो एक बात तो सर sin थीटा cos थीटा के लिए हमेशा ट्रू रहती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से मेरे को ना a b c को रिप्लेस करना है, यहां पर कुछ नहीं है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, तो यहां पर आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा है कि आप इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट करो। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां से ना आप लोगों को दोस्तों एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगी 2 sin थीटा cos थीटा, जो कि मेरे को माइनस भी करनी पड़ेगी, कंपनसेट करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 1। चलो अब फटाफट से इक्वेशन से देख के बताओ कि सम ऑफ द रूट्स क्या मिलेगा। sin थीटा cos थीटा रूट्स हैं, तो sin थीटा प्लस cos थीटा इज नथिंग बट सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाय a का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे sin थीटा cos थीटा क्या है, अल्फा बीटा की तरह है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स व्हिच विल बी c बाय a। ठीक है, तो यहां से अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c बाय a इक्वल्स 1। यहां पर आप अगर इसको सिंपलीफाई कर देते हो, एलसीएम ले लेते हो a स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे को रिलेशनशिप क्या मिलेगा, b स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये देख लो भाई कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, पहले ऑप्शन का सही है क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ac, हाँ यही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी ये नहीं हो सकता आपका आंसर, एक बार कैलकुलेशन एरर ना हो इसलिए देख लो, यहाँ पे तो a स्क्वायर b स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ पर भी a स्क्वायर b स्क्वायर है ही नहीं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। खूबसूरत सवाल था, मजा आया दोस्तों। अब ना मैं आपको एक ऐसा सवाल करवाता हूँ जो कि पिछले साल ही आया है, और इस टाइप के सवाल ना काफी आ रहे हैं, तो उस सवाल की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ सबसे पहले। हाँ, इस टाइप का सवाल, ऐसा सवाल आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम में आया है, जो कि अभी रिसेंटली ही कंडक्ट हुआ था, आपके सीनियर्स की बात कर रहा हूं। तो क्या कह रहा है सवाल, sin थीटा प्लस cosec थीटा 2 के बराबर है, तो sin टू द पावर 5 थीटा प्लस cosec टू द पावर 5 थीटा क्या होगा। यहां पर एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है दोस्तों, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रू नहीं है, ये पूरी मैथ्स के लिए ट्रू है। अगर कोई इंसान और उसके रेसिप्रोकल को आप ऐड करते हो और आपको 2 मिलता है, क्या बोला मैंने, किसी को और उसके रेसिप्रोकल को अगर आपको ऐड करके 2 मिलता है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल ही 1 होता है। सिमिलरली एक और पैटर्न है कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर आपको -2 दे दे तो ये भी -1 होगा और ये भी -1 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो sin थीटा प्लस cosec थीटा 2 हो, tan थीटा प्लस cot थीटा 2 हो, cos थीटा या फिर sec थीटा 2 हो, हर जगह आपको यही पैटर्न लगाना है कि ये कब ट्रू होगा, जब sin थीटा 1 होगा, sin थीटा 1 होगा तो भाई cosec थीटा भी अपने आप ही 1 होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, सैटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। और यहां पर वो सवाल ना कोई सी भी हायर पावर में जाके आपसे पूछ सकता है, देखो यहां पर 1 की पावर कुछ भी रख दूं तो 1 ही होगा, ये भी 1 ही होगा, तो ऐसी सारी एक्सप्रेशंस की वैल्यू ना 2 आती है। यहां पर वो आपसे ये भी बोल सकता है कि ये दे दिया और आपसे पूछा sin रेज़ टू द पावर 2027 थीटा प्लस cosec रेज़ टू द पावर 2027 थीटा। अब ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी एक्सप्रेशन है कि देखते ही बच्चे घबरा जाएंगे, जैसे ही एमसीक्यू में दिखेगा कि सर मेरे से तो नहीं हो रहा सवाल, क्योंकि इतनी हायर पावर के बारे में मैं कैसे सोचूंगा। लेकिन देखो सवाल में सिर्फ एक पैटर्न है, वो ऑब्जर्व कर लिया हमने तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। ऐसी सारी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ऐसा सवाल सेकंड बोर्ड एग्जाम में था, तो मैंने देखा कि यार एक बार चेक करता हूं कि जो सेकंड बोर्ड एग्जाम हुआ है उसका लेवल क्या है।
मैं आप लोगों को वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो 1 या 2 मिनट लूंगा बस आप लोगों के, उससे ना आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि अब आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है दोस्त। ये है आप लोगों का एक सेकंड बोर्ड एग्जाम का सेट है जो कि मेरे को बहुत ही बेहतरीन लगा। देखो ये सेकंड क्वेश्चन देखो, तो ये सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो, ऐसे सवाल एमसीक्यूज में नहीं पूछे गए हैं। अगर मैं 2025 तक की बात करूं, ऐसा सवाल सेकंड बोर्ड एग्जाम में आने से मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि सीबीएसई ना अब जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका भी लेवल और इंक्रीज करने वाली है। मैं तुमको रीजनिंग बता रहा हूँ, उसकी 2 रीजनिंग है मेजर। एक तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेके, कॉम्पिटेंसी वाले माइंडसेट को लेके सीबीएसई बहुत सीरियस है कि वो रोटन लर्निंग जो है वो खत्म हो, अच्छे सवाल करें बच्चे, अच्छे तरीके से सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें डेवलप करें स्टूडेंट्स। एट द सेम टाइम तुमको पता है अभी बहुत सारे कांड हुए हैं सीबीएसई पे, ओएसएम को लेके बहुत आरोप लग गए हैं, नीट के पेपर्स को लेके एनडीए पे, तो सरकार पे भी बहुत ज्यादा आरोप लग गए हैं। तो क्लियर मेरे को लगता है कि इंस्ट्रक्शंस है हर किसी को कि भाई पेपर का जो क्वालिटी होना चाहिए, क्वेश्चंस का क्वालिटी होना चाहिए, वो और अच्छा करो। थोड़ा सा रिवेंज लेने वाला मूड भी हो सकता है स्टूडेंट से, इसलिए वो मेरे को सेकंड बोर्ड एग्जाम में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। और ऐसे सवाल ना एकदम से सॉल्व नहीं होंगे, तुम सवाल की लेंथ देखो पहले। एमसीक्यू 1 नंबर के लिए सबसे पहले तो तुम ये सवाल पढ़ोगे और फिर यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से सोचना पड़ता है। ऐसा सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें ऐसा सवाल लिया हुआ। और ये सवाल कहां से इंस्पायर्ड है, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ है ना, वहां से इंस्पायर्ड है ये सवाल। तो आप लोगों को नॉट जस्ट फॉर मैथ्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर मैथ्स, आपको सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही करने पड़ेंगे दोस्तों। मैं तुमको डे 1 से बोल रहा हूं, कॉम्पिटेंसी माइंडसेट बिल्ड कर लो। और उसके साथ साथ मैथ्स के लिए तुमको हाई लेवल क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए भी मैंने तुम्हारे लिए सॉल्यूशन निकाल दिया है। मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, एक तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड बुक का है जिसमें तुम्हारे सारे के सारे सब्जेक्ट के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इस बुक से तुम्हारा एक बेसिक कॉम्पिटेंसी लेवल का माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। और मैथ्स के लिए हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने खुद से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ मैथ्स का, उसका लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही बुक भी मंगा लो और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक से तुम लोग क्वेश्चंस लगाने चालू कर दो, अगर तुम मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। यहाँ पे रुक नहीं रहा मैं, तुमको सिर्फ एक सवाल अच्छा नहीं दिखेगा, तुम यहाँ पे सवालों की लेंथ देखो। देखो ये सवाल अगेन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सर्कल का सवाल है। ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल भी बहुत खूबसूरत है। और देखो लेंथ देखो सवालों की, एमसीक्यूज में टाइम कंज्यूम करवाने का इरादा है तुम्हारा अब सीबीएसई का। देखो ये वाला सवाल भी बहुत खूबसूरत है। तो सिर्फ एक सवाल नहीं है, एमसीक्यूज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो पेपर का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इस वाले सेट के केस स्टडी क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। तो अब हम लोगों को इस लेवल पर आकर तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस इसी लेवल की रखनी पड़ेगी। आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दी होगी। और ये चीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, चाहे तुम ये 2 मिनट की वीडियो ही शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनका भी भला हो जाएगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं, चलो चलते हैं अपन लोग बैक टू द क्वेश्चंस। तो भाई ये वाला सवाल अपन ने सॉल्व कर लिया था, हाँ यहाँ से चालू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस सवाल के अंदर, ऐसी अप्रोच आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच बता रहा हूं और ये आप ट्रिक की तरह अपने दिमाग में रखेंगे। आपको जब भी कोई एक्सप्रेशन दी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग इस ट्रिक को यूज करना, जब भी कोई एक्सप्रेशन दी हो जिसको पूछा हो कि इसकी वैल्यू क्या है और एमसीक्यू में वो क्वेश्चन पूछा जाए और सारे के सारे जो ऑप्शंस है ना वो कांस्टेंट्स हैं, मतलब नंबर है, वैल्यू है, तो यहां पर एक अप्रोच आप लोगों को सीखनी है। यार आप लोग बताओ, आप यहां पर जब सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो इनमें से, इन चारों में से एक आंसर आने वाला है, तो क्या आपका आंसर थीटा पे डिपेंड करता है? यहां पर ऑप्शंस में अगर थीटा होता मेरा तो मेरा आंसर थीटा पे डिपेंड करता ना। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो यहां पर मैं थीटा की जगह 0 डिग्री लूं, 30 डिग्री लूं, 45 लूं, 60 लूं, 90 लूं, इनफैक्ट 20 डिग्री लूं, 30 डिग्री लूं, 50 लूं, 70 लूं, जिसकी वैल्यूज मेरे को पता भी नहीं है, हर वैल्यू पे ना आंसर मेरा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 1/2 होगा, या तो 1/4 होगा। तो मतलब सर ये एक्सप्रेशन कट पिटा के सिंप्लीफाई होके एक कांस्टेंट देने वाली है, मतलब यहां पर ये जो जनरल चीज है इसको मैं स्पेसिफिक
बना के जल्दी से सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पर एक अप्रोच लगती है जनरल टू स्पेसिफिक की, कि मेरे को आंसर जब दिख रहा है कि एक कांस्टेंट ही आने वाला है, सब चीजें कटने पिटने वाली हैं, थीटा पे आंसर डिपेंड ही नहीं करता है, तो मैं थीटा अपनी मर्जी से कुछ भी ले लूंगा ना, जिससे मेरा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो जब भी साइन कॉस हो तो थीटा या तो 0 लिया करो या तो 90 डिग्री लिया करो। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डाल दो, तो चलो 5 cos 0 1 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 और 3 माइनस 5 टाइम्स 0 माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस 5 टाइम्स 0, थीटा की जगह 0 डाला है, ठीक है, 4 प्लस 5 टाइम्स 1 दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 1/3 माइनस ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3/9 विच इज नथिंग बट 1/3। तो आंसर क्या आएगा 0। अभी सेटिस्फाई नहीं होना है, अभी और समझाएंगे सर। आप एक काम करो, थीटा की जगह 90 डिग्री डालो, ठीक है, थीटा की जगह 90 डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आएगा 3 माइनस 5 यानी कि -2, ठीक है। थीटा की जगह 90 डालोगे तो cos वाला आप टर्म 0 हो जाएगा, साइन वाला टर्म 1 में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय -2। यहां पर अगर तुम थीटा की जगह 90 डाल रहे हो तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4। व्हाट इज दिस 2 माइनस 2, आंसर इज 8। तुम थीटा की जगह 30 डिग्री डाल के देखो, तुम थीटा की जगह 45 डिग्री डाल के देखो, तुम थीटा की जगह 60 डिग्री डाल के देखो, तुमको आंसर हमेशा 0 मिलने वाला है। तो अप्रोच क्या है दोस्तों, जब भी तुमको किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए बोली जाए और ऑप्शन से तुमको ये हिंट मिल रहा हो कि इसका आंसर एक कांस्टेंट ही होने वाला है, ये मेरे को श्योरिटी चाहिए कि आंसर मेरे को कांस्टेंट ही मिलने वाला है, मतलब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद कट पिटा के एक नंबर में कन्वर्ट होने वाली है। तो ये एक्सप्रेशन में जो थीटा है, ये मैं कुछ भी डालूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट इज दिस, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इज, द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी 0। जब ये चीज मैंने डिकोड कर ली, ऑब्जर्व कर ली, तो मैं थीटा अपनी मर्जी से चूज कर लूंगा, जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और मेरे को आंसर जल्दी मिल जाएगा। मजा आया अप्रोच सीख के? ऐसी अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलने वाली। एक और सवाल है आप लोगों के सामने, बहुत खूबसूरत सवाल है। इस सवाल को करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं जो आपको मेंटली नोट बना के रखनी है, और अगर आपके सामने नोटबुक है तो इसको लिख भी लेना। ये राइट एंगल ट्रायंगल याद करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab एंड देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर भी हो सकता है, 2ab यहाँ पर भी हो सकता है। तो आपकी जो 3 साइड्स है राइट एंगल ट्रायंगल की, उसमें हाइपोटेन्यूज होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो बाकी 2 लेग्स हैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab। आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, अब जब इसको सॉल्व करोगे, कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर दोस्तों, और ये और कुछ नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर ही है, और यही आपकी हाइपोटेन्यूज थी। तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर दिख रहा है, यानी कि आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे मैंने और बताया है AB की टर्म्स के अंदर। इस ट्रायंगल को याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि ये जो आपकी एक्सप्रेशंस है ना, ये आपको सवालों में डायरेक्टली दिखेंगी, तो आपका दिमाग ना ये ट्रायंगल कैच करेगा और सवाल जल्दी बनेगा। ये वाला सवाल देखो, if a square minus b square sin theta plus 2ab cos theta a square plus b square के बराबर है, तो तुम लोगों ने यहाँ पर फटाफट से, क्योंकि तुमको ये बताया हुआ है गगन सर ने, तो तुमने यहाँ पर इसको कैच किया कि सर a square minus b square दिख रहा है, 2ab दिख रहा है, a square plus b square दिख रहा है, और sin theta cos theta ये है तो रेशियोज ही ना। ये चीज जैसे ही तुमको दिखे, देखो यहाँ पे ना tan थीटा निकालना है, और इस सवाल को अगर मैं कन्वेंशनल तरीके से करूंगा तो इस सवाल को मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले करूंगा कि यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, साइन थीटा है। जैसे इसकी ना सबसे पहले तुम फॉर्मेशन समझो कि मेरे को tan थीटा निकालना है ना, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा,
हर एक टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा sin बाय cos दैट इज tan थीटा, ये हो जाएगा cos बाय cos 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 2ab बचेगा दोस्तों, और यहाँ पर बचेगा मेरा क्या, इक्वल्स टू a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर sec थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी cos थीटा से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर क्या करोगे आप लोग ना, दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे, क्योंकि यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बनेगा, तो sec स्क्वायर थीटा फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी से कन्वर्ट हो जाएगा, आपको tan थीटा में क्वाड्रेटिक मिलेगी, उससे आपका आंसर आएगा। ये आपका कन्वेंशनल अप्रोच है, लेकिन हम लोग इस सवाल को और भी बेटर तरीके से कर सकते हैं, अगर मेरे को ये चीज दिमाग में है। तो देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यहां पर हर एक टर्म को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्यों, अभी समझ आने लगेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा प्लस 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 होगा। अब ना इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या तुमको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मतलब ये जो यहाँ पर ब्रैकेट में है, अगर ये साइन थीटा के बराबर है और ये अगर कॉस थीटा के बराबर है, तो ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी, और फिर तुम ये वाले ट्रायंगल के ऊपर आओ। अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो मेरे को साइन थीटा बताओ क्या है, यही तो है, ऑपोजिट बटा हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट बटा हाइपोटेन्यूज, यही तो है। तो ये और कुछ नहीं साइन थीटा, ये और कुछ नहीं कॉस थीटा है। तो tan थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। एक लेंथी सवाल को जस्ट बिकॉज ऑफ मेयर ऑब्जर्वेशन, सिंगल ऑब्जर्वेशन, आपने इतना छोटा कर दिया सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कोई साधारण सॉल्यूशन नहीं है, इसको आपको समझने के लिए भी रिवाइंड करके 2 बारी देखना पड़ेगा, और वही मैं चाहता हूं आप लोगों से। आप लोगों को ना सीखने से, समझने से डरना नहीं है। आप लोग इसको एक बारी रिवाइंड करके दोबारा से देखोगे, आपको चमकने लगेगा। मैं पूरी चीज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खास है ये। आपको ये 3 एक्सप्रेशंस जब भी दिखें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो आपको ये ट्रायंगल फटाफट से चमकना चाहिए कि ये तीनों की तीनों साइड्स आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाती है। यहाँ पर मैंने देखा और मेरे से tan थीटा पूछा गया था, तो मेरे को फटाफट से ऑब्जर्व हुआ कि यार यहाँ पर अगर मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ पर sin थीटा था, यहाँ पर cos थीटा था। तो यार ये वाली चीज अगर sin थीटा हो जाए तो sin थीटा टाइम्स sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये वाली चीज cos थीटा हो जाए तो cos थीटा टाइम्स cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आइडेंटिटी यहाँ पर विजुअलाइज हो रही है। और फिर मैंने देखा क्या ये sin थीटा हो सकता है, हो सकता है, क्या ये cos थीटा हो सकता है, हो सकता है, तो वहां से मेरे को tan थीटा की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई। ठीक है भाई, सवाल को फ्रेम ही इस तरीके से किया गया है कि आपका ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल फिट इन हो जाए यहाँ पर, और sin थीटा की वैल्यू आपको ये चमकेगी, cos थीटा की वैल्यू आपको ये चमकेगी। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये कर लिया भाई, आ जाओ। तो देखो गाइस, अगेन बहुत प्यारा सवाल है, यूनिक सवाल है। ऐसे सवाल ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड बुक्स में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, और हमको अप्रोच ही सीखनी है कि सर अगर कोई नया सवाल आ जाता है तो उसको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो, सेक्स स्क्वायर थीटा 1, सेक्स स्क्वायर थीटा 2, सेक्स स्क्वायर थीटा 3, इन तीनों का सम मेरे को 15/4 दिया हुआ है। cos x स्क्वायर थीटा 1, cos x स्क्वायर थीटा 2, cos x स्क्वायर थीटा 3, इन तीनों का सम मेरे को 15 दिया हुआ है। और मेरे से पूछा क्या गया है भाई, इसकी वैल्यू बताओ। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा 2 माइनस cot थीटा 2 का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा 3 माइनस cot थीटा 3 का होल स्क्वायर। तो यार सबसे पहले पेन चलाने से पहले ना रास्ता देखो कि क्या अपनाया जा सकता है। तो मेरे को ये दोनों चीजें दोस्तों गिवन है और मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। जो निकालना है उसके बारे में सोचते हैं अगर हम, तो tan थीटा 1 माइनस cot थीटा 1 का स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करता हूँ तो मेरे को इसका स्क्वायर मिलेगा प्लस इसका स्क्वायर मिलेगा, और माइनस 2ab वाली टर्म कैसे दिखेगी दोस्तों, -2 tan थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई cot थीटा 1, और यहाँ पे मेरे को चमका
कि tan थीटा cot थीटा तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये -2ab वाली टर्म में a b का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी तक मैंने सिर्फ दिमाग में सोचा, मेरे को दिखा कि रास्ता आगे का हसीन दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो अब मैं एक्सपैंड करूंगा। तो यहां से निकलेगा भाई अपना tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 और फिर -2ab में ab 1 है तो -2 बचेगा। ठीक है, tan थीटा 1 cot थीटा 1 1 हो जाएगा। इसका देखो भाई, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 -2। सिमिलरली थर्ड ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा 3 प्लस cot स्क्वायर थीटा 3 -2। अब ध्यान से देखो, क्या तुम tan स्क्वायर थीटा 1 को, यहां से दो अप्रोचेज है, यहां तो यहां पर इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 लिख दो, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 लिख दो, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 3 लिख दो। फ्रॉम सेकेंड आइडेंटिटी यहां से तुमको ये तीनों के तीनों का सम मिल जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरी अप्रोच ये है कि तुम लोग यहां पर tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो सेकेंड आइडेंटिटी से, और cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, फिर ये दोनों रिजल्ट्स ना यहां पर यूज हो जाएंगे। तो अब मेरे को दिखा कि मेरे को जो गिवन चीज है, सोचना कैसे है, जो गिवन चीज है वो sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर में कन्वर्टेड है, और अभी तक मेरे को जो निकालना है वो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर में। तो मेरे को अब यहां तक पहुंचना है अगर, तो मेरे को आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। तो मेरे को tan स्क्वायर थीटा 1 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा 1 में करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो यहां पर आपको पहली वाली चीज दिख रही है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये और कुछ नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर sec स्क्वायर थीटा होता है तो tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1 लिखा जा सकता है। तो सर इसको मैं ना sec स्क्वायर थीटा 1 -1 लिख रहा हूं, और cot स्क्वायर थीटा 1 को कैसे लिख रहा हूं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा -1 हो गया दोस्तों। तो मैं इसको लिख रहा हूं cosec स्क्वायर थीटा 1 -1 और फिर -2। ठीक है, तो यहां पर -1 -1 -2 -4 हो जाएगा, और यहां पर मेरे को sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा 1 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसमें भी tan स्क्वायर और cot स्क्वायर को चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा 2 प्लस cosec स्क्वायर थीटा 2 एंड देन -4। इसमें भी अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा 3 प्लस cosec स्क्वायर थीटा 3 एंड देन -4। अगर मैं आपको बोलता हूं कि यही तो आपको निकालना है ना, इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो ये प्लस ये किसके बराबर है, 15/4। ये प्लस ये किसके बराबर है दोस्तों, 15 के बराबर है। और फिर -4 यानी कि -12। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 15/4 + 3 विच इज नथिंग बट 27/4। यही आपका इस सवाल का उत्तर है। एकदम पेशेंस से आप लोगों को सिखाया है कि अगर कोई नया सवाल दिखता है तो सोचना कैसे है। आपको ये देखना पड़ेगा कि निकालना क्या था, यहाँ तक पहुंचे हम लोग। अब आपको पता है कि गिवन चीज sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर में है, जो कि इंटर कन्वर्टेबल है अगर मैं tan स्क्वायर और cot स्क्वायर के हिसाब से सोचूं। आगे बढ़ते हैं भाई। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ थोड़ा सा चर्चा कर चुका हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, इस वाले लेक्चर में भी और वन शॉट में तो एकदम डिटेल में सिखाया। इस सवाल से आपको समझ आएगा जो कि मैं बोल रहा हूं कि आपको एमसीक्यूज दिखाए अभी कितने लेंदी आ रहे हैं, आपके केस स्टडी क्वेश्चंस भी लेंदी आ रहे हैं। बेटा आपके पास टाइम नहीं बचेगा, जो पैटर्न हो गया है शायद आपके क्वेश्चंस छूट जाएं अगर आप एमसीक्यूज के लिए ट्रिक्स वाली अप्रोच नहीं सीखते हो, या फिर विजुअलाइजेशन बेटर नहीं करते हो, कैलकुलेशन बेटर नहीं करते हो। कुछ हिडन चीजों को आप अच्छे से सीख लोगे ना, जैसे इस सवाल में मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का बहुत बढ़िया एप्लीकेशन दिखाऊंगा और चुटकियों में ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल is 6 meters more than twice the shortest side. If the third side is 2 meters less than the hypotenuse, find the length of the longest side. Longest side का मतलब है कि मेरे को hypotenuse की ही लेंथ बतानी है। अब मेरे को यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूँ? मैंने ऑप्शंस देखे 26, 24, 10, 28। और आप कुछ भी याद रखो ना रखो, वैसे तो वन शॉट देखा होगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे बढ़िया से 15-20 मिनट मैंने तुमको ज्ञान दिया है।
तुम कुछ भी याद रखो ना रखो, ये 3 ट्रिपलेट जरूर याद रख लेना। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। इनके डेटा पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ये 3 मल्टीपल्स या फिर इनके कोई से भी मल्टीपल्स आपको हमेशा चमकने चाहिए जब भी सवाल में दिखे। तो मेरे को जब 26 दिखा, मेरे को चमका कि सर इसका जो सेकंड मल्टीपल होगा ना वो 10 24 और 26 ही होगा। ये 3 ट्रिपलेट याद रखो और ये याद रखो कि कोई से भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का अगर आप सिंपल मल्टीपल लेते हो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब कि वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब देखो डेटा इस पे फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर्स मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। ये सबसे छोटी है, इसको 2 गुना करोगे तो क्या मिलेगा 20। और हाइपोटेन्यूज क्या इससे 6 बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है भाई। तो ये वाला डेटा फिट हो रहा है। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर्स लेस, जो आपकी बची हुई साइड है क्या इससे 2 छोटी है? बिल्कुल छोटी है। आंसर इज ए। अगर आप इसको इक्वेशंस बना के कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करना चाहोगे, जैसा सीबीएसई चाहती है कि अब आपको लेंदी एमसीक्यूज देके टाइम वेस्ट करे बच्चा, उसमें उसको ये सब चीज़ें नहीं आती हों, उसका पेपर छूट जाए, वो बाकी सवालों में उतना टाइम नहीं दे पाए, स्टेप वाइज मार्किंग में उसके मार्क्स खत्म हो जाए, लूज हो जाए, आपको ऐसी अप्रोचेस डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके टाइम बचेगा। वरना अगर आप कन्वेंशनल तरीके से करने की कोशिश करोगे, बहुत अच्छी भी कैलकुलेशन है तो भी 2 मिनट इस सवाल में लगने तय हैं आपके। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, खुद फ्रेम किया है मैंने ये सवाल, और ऐसे सवाल आपको सोचना सिखाएंगे, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट्स के अंदर घुस के ना सवालों को सॉल्व करने की अप्रोच कैसे डेवलप करनी होती है। क्या कह रहा है सवाल दोस्तों? साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव इफ थीटा बिलोंग्स टू दिस रेंज 0 डिग्री से 45 डिग्री। 0 डिग्री रख सकते हो थीटा, लेकिन 45 डिग्री नहीं रख सकते। 45 से छोटी वैल्यूज के लिए ही सोचना है और आपको बताना है कि क्या ये सत्य है या फिर असत्य है, यानी कि ट्रू और फॉल्स टाइप का सवाल ही मैंने आप लोगों के लिए बनाया। तो जैसे ही मैं साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा देखता हूं, बहुत सवाल कर लिए हम लोगों ने ऐसे, तो हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी चमकती है दोस्तों। तो मैं इसी को ही फैक्टर करके ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। ये तो दोस्तों 1 होता है, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सोचना है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे को पॉजिटिव मिलेगा या फिर नेगेटिव मिलेगा, अगर मैं थीटा इसके हिसाब से सोचूं। अब देखो सोचना कैसे है, साइन स्क्वायर थीटा अगर बड़ा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये ओवरऑल चीज पॉजिटिव हो जाएगी। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा से, तो ये ओवरऑल चीज नेगेटिव हो जाएगी। मतलब अगर साइन स्क्वायर या फिर साइन डोमिनेट करेगा, डोमिनेट करने का मतलब है कि ये पॉजिटिव साइन वाले की वैल्यू बड़ी हो। जैसे 5 माइनस 3 2 होता है दोस्तों, 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है। तो अगर पॉजिटिव वाला डोमिनेट कर रहा है तो मेरा आंसर पॉजिटिव आता है, जिसके आगे नेगेटिव लग रखा है वो डोमिनेट कर रहा है तो फिर आंसर नेगेटिव आता है। तो अगर साइन डोमिनेट करेगा तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? पॉजिटिव। कॉस डोमिनेट करेगा तो आंसर आएगा नेगेटिव। सबसे पहले हमने ये चीज दिमाग में एस्टैब्लिश कर ली, सीख ली। अब देखो 0 से 45 डिग्री के बीच में साइन और कॉस के बीच में अगर लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन, और ये आंसर आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के पास। तो चलो यहाँ पर आपको मैं बहुत प्यारी चीज ऑब्जर्व करवा रहा हूँ, जो मैंने आपको 1 शॉट में भी कराई है, दोबारा से करवा रहा हूँ। साइन की वैल्यूज अगर आप 0 डिग्री से देखना चालू करोगे, 90 डिग्री तक देखोगे, तो ये एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और फिर आता है अपना 1। और ये वाला पॉइंट कौन सा है दोस्तों? मेरा 45 डिग्री वाला पॉइंट है। तो साइन की वैल्यूज ना 0 से लेकर 90 डिग्री में इंक्रीज करती हैं फ्रॉम 0 to 1। 0 से बड़ा फिर 1/2, 1/2 से बड़ा फिर 1/√2, 1/√2 से बड़ा फिर √3/2 और फिर सबसे बड़ा 1। लेकिन कॉस की वैल्यूज दोस्तों अगर मैं देखूं तो कॉस की वैल्यूज ना यहां से चालू होती है 1 से और फिर डिक्रीज करती है। 0 से 90 डिग्री में कॉस की वैल्यू डिक्रीज करती है। 0 होता है, फिर यहां पर होता है दोस्तों √3/2, यहां पर दोनों के दोनों सेम लेवल पर आके खड़े होते हैं कॉमन ग्राउंड पे, यहां पे 1/2 और यहां पे 0। अब इस चीज को ना ऑब्जर्व करो कि साइन यहां पर है और कॉस यहां पर है। 0 डिग्री के मामले में साइन ऐसे ऊपर बढ़ना चालू कर रहा है, कॉस ऐसे नीचे आना चालू कर रहा है, एक सेम दायरे पर आए, ये ऊपर गया और ये नीचे आया। अब मेरे को इसके हिसाब से सोचना है दोस्तों।
सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो साइन इंक्रीज करता है फ्रॉम 0 टू 90, कॉस डिक्रीज करता है फ्रॉम 0 टू 90। लेकिन अब 0 से 45 में डोमिनेट कौन करेगा, साइन या कॉस? ये यहाँ पर फर्स्ट लेवल से चालू कर रहा है, ये ग्राउंड लेवल 0 लेवल से चालू कर रहा है। 0 से 45 डिग्री में क्या हो रहा है, ये अपनी वैल्यूज डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन 45 डिग्री पे आके ये इक्वल हो रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से 45 में कॉस ऊपर है या फिर साइन ऊपर है, तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली कॉस ऊपर है, और 45 के बाद साइन ऊपर चला जाता है और कॉस नीचे आ जाता है। तो अभी लिखो नोटबुक के अंदर या फिर मेंटल नोट बनाओ कि 0 से 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री पे बात नहीं कर रहा हूं, 0 से 45 डिग्री के बीच की बात कर रहा हूं। तो आपका कॉस डोमिनेट करता है साइन पे। लेकिन अगर आप 45 टू 90 की बात करो तो आपका साइन डोमिनेट करता है कॉस पे, ठीक है, ध्यान रखना। और 45 डिग्री एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यानी कि 0 से 45 डिग्री में ये इंसान बड़ा है तो नेगेटिव वाला कंपोनेंट डोमिनेट कर रहा है, यानी कि आंसर नेगेटिव होना चाहिए, हेंस दिस इज फॉल्स। इसको तुम कोई स्पेसिफिक वैल्यू से वैलिडेट भी कर सकते हो, जैसे तुम थीटा की जगह 30 डिग्री डाल दो, तो यहां पर तुम्हारा साइन स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा, 1/4, और √3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3/4। आंसर क्या आएगा, -1/2 ना, विच इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये डायरेक्टली भी सोच के तुम इसको सीधा सीधा बोल सकते थे कि फॉल्स है। चलो भाई बढ़ते हैं और आगे, मजा आ रहा है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, इस पे सवाल करे होंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी से बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को ऑब्जर्वेशन मिलती है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। थर्ड आइडेंटिटी से हमको ऑब्जर्वेशन मिलती है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे, ये भी मैं वन शॉट में आपको बता चुका हूं। सेकंड आइडेंटिटी को अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हो और अब यहां पर a माइनस बी a प्लस बी लगाओगे तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा का प्रोडक्ट हो जाएगा 1। दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वहीं से हमको रिलेशन मिलता है। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप का सवाल दिखे कि सेक प्लस टैन दिया हुआ है या फिर सेक माइनस टैन दिया हुआ है या फिर कॉसेक प्लस कॉट दिया हुआ है, कॉसेक माइनस कॉट दिया हुआ है, और कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछ ले, सेक टैन पूछ ले, कॉसेक कॉट पूछ ले या फिर बाकी पूछ ले, आप लोगों को यही अप्रोच लगानी है। जैसे यहां पर सेक प्लस टैन ए दिया हुआ है, अगर ये मेरे को दिया हुआ है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि sec a माइनस tan a इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर ये x था तो ये 1/x के बराबर हो जाएगा। अब मेरे को sec a की वैल्यू निकालनी है। अब ये सवाल ना एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सवाल बन गया है दोस्तों। अब मेरे को अगर sec a की वैल्यू निकालनी है गाइस, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो tan a एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 sec a विल बी इक्वल टू x प्लस 1/x। तो sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2x प्लस 1/x। तो यहां पर सही दिया हुआ है क्या, नहीं, तो ये भी हो गया अपना फॉल्स। और अगर tan a की वैल्यू निकालनी होती दोस्तों तो मैं इन दोनों को क्या करता, माइनस कर देता, तो 2 tan a आ जाता मेरा x माइनस 1/x के बराबर। तो tan a की वैल्यू हो जाती 1/2x माइनस 1/x। क्लियर है भाई कहानी। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर अगर वो मेरे से साइन के बारे में पूछ ले, तो यार देखो सेक निकाल लिया, ट्राइंगल बनाओगे, और फिर आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो एनसीईआरटी में पढ़ा है कि अगर एक टी रेशो पता हो तो बाकी 5 निकाले जा सकते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लोगे। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। वेरी वेरी ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, सीबीएसई की वेबसाइट पर जो कॉम्पिटेंसी पीडीएफ है वहाँ से ये सवाल पिक किया है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आराम से समझेंगे। इन द गिवन फिगर ABC, ADE, AQP, ये 3 ट्राइंगल्स जो दिख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन A इज द ग्रेटेस्ट फॉर ट्राइंगल PQA, डू यू एग्री। तो सबसे बड़े वाले ट्राइंगल के लिए साइन A बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को चमकना चाहिए कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नहीं बदलते हैं अगर हमारी ट्राइंगल की साइड सेम रेशो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करी जाए। याद आ रहा है। और यहाँ पर देखो यार, ये ए एंगल तो तीनों के तीनों ट्राइंगल्स के लिए ही सेम है ना। यहाँ पर जो इसका मेजर होगा ये तो हमेशा ही सेम रहेगा। तो क्या साइन ए बदलने वाला है इन तीनों ट्राइंगल्स के लिए? द आंसर इज नो, इट्स गोइंग टू बी सेम यहाँ पर। और क्यों सेम होगा? क्योंकि CB बटा CA जो मेरे को छोटे वाले ट्राइंगल से मिलेगा वही मेरे को बीच वाले ट्राइंगल से मिलेगा। किसका रेशो? DE बटा EA का। और यही होगा QP बटा PA के बराबर। ये चीज यहां पर होल्ड करेगी, इसलिए साइन A सेम रहने वाला है। आपको फिगर से भी दिख रहा है क्लियरली।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसी अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अब देखो ध्यान से सोचो, ये 90 डिग्री है और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी रहने वाली है। तो दो इक्वल साइड्स कौन सी होंगी, ये और ये भी पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो आपकी इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 है दोस्तों और ये दोनों एंगल सेम होने वाले हैं, तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर ये 90 है तो इन दोनों को भी 90 मिलेगा मिलके, और आधा आधा बांटना है तो ये भी 45, ये भी 45। अब क्या निकालना है, 2 sin a cos a निकालना है, तो 2 टाइम्स sin 45 cos 45, जो कि दोनों के दोनों 1/√2 होते हैं, तो 2 टाइम्स 1/√2 टाइम्स 1/√2 आंसर आ जाएगा मेरा। ये वाला सवाल देखो, अच्छा सवाल है, आराम से समझना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द वैल्यूज ऑफ कॉट एंड टैन वेरी फ्रॉम 0 to 1। नहीं सर, मैंने तो कॉट की वैल्यू भी टैन की वैल्यू भी √3 देखी है, जो कि 1 से बड़ी होती है। ये सही नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस वेरी फ्रॉम 0 to 1। ये चीज़ हमको सही लग रही है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात है। अभी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दूंगा, इसलिए बी ऑप्शन को भी छोड़ रहा हूँ। सी ऑप्शन देखो, द वैल्यूज ऑफ कॉस एंड सेक वेरी फ्रॉम 0 to 1। भाई अगर मेरा कॉस 1/2 होगा तो सेक तो मेरा 2 हो जाता है ना, तो ये तो गलत है, 1 से बड़ा हो सकता है सेक। सिमिलरली साइन जब 1/2 होता है तो कॉसेक मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से मेरे को पता चल गया कि मेरा बी आंसर ठीक है। अब आपको मैं बता दूं यार, अभी तक हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, 0 से 90 डिग्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे एक फैक्ट नहीं चेंज हो जाता है। जो साइन और कॉस की वैल्यू होती है ना, वो -1 to 1 तक वेरी करती है। ठीक है, इस रेंज में वेरी करती है। 11th में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। ये सर सही है या फिर गलत है, सही है 10th के हिसाब से, और ये उसने दे दिया, इसलिए हम लोग 0 to 1 यहां पर बोलेंगे कि एब्सोल्युटली ठीक है। तो एक्स्ट्रा ज्ञान क्या है कि -1 to 1 में वैसे वेरी करती है अगर हम चारों क्वाड्रेंट में खेलें, लेकिन अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ही सोचना है, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ओ हो चुम्बेश्वरी सवाल है। जब यार 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलता हुआ सवाल करा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री मिल रही है आपके एरिया मेंसुरेशन ज्योमेट्री के साथ, मजा आएगा। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB equals to BC, okay जी। A semicircle of the area equal to that of the triangle is combined with it. What is the value of tan x? देखो दोस्त, हमको क्या क्या चीजें गिवन है कि इसका जो एरिया है सेमी सर्कल का, वही इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया है, और मेरे को निकालना क्या है दोस्तों, tan x निकालना है। तो अब सबसे पहले ना हमारे दिमाग में यही डाउट आएगा कि सर मैं इसमें tan x लिखूं कैसे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही नहीं। तो चलो tan x लिखता हूं, देखता हूं कि निकालना क्या है। तो इसके लिए आप लोग किस तरीके से अप्रोच करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको अगर tan x की वैल्यू निकालनी है, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल्स टू BC आपको दिया हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, 8th 9th में आपने पढ़ा है, और वही अब CBSE चेक करेगा कि भाई पिछले कॉन्सेप्ट्स को अगर मैं करंट ग्रेड के कॉन्सेप्ट से मर्ज कर दूं तो ये सॉल्व कर पा रहे हैं बच्चे या नहीं कर पा रहे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोस्तों जो आपकी इक्वल साइड्स होती हैं ना, वो जिस वर्टेक्स पे मर्ज होती हैं, जिस वर्टेक्स पे मर्ज होती है, वहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ना, तो वो आपके ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में कट करता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ना इस लाइन के अबाउट, जो आपकी इक्वल साइड्स होती है ना, उसके अबाउट ना सिमेट्रिक होता है। तो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये 2 इक्वल भाग्स में बंटने वाला है। तो अगर मैं इस सेमी सर्कल के रेडियस को R ले लूं दोस्तों, तो ये भी R होगा, ये भी R होगा। बहुत से लोग आपको क्या बोल देंगे, ये भी R होगा, ये भी R होगा, रीजन नहीं बताएंगे। रीजन समझना बहुत जरूरी है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स होती हैं वो उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो अगर आप यहां पर जिस वर्टेक्स पे ये इक्वल साइड्स मर्ज करती हैं, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री से अलाइंड होता है, इसलिए आपका ऑपोजिट साइड जो है क्या है, वो इक्वल पार्ट्स में बढ़ता है। इसको आप बड़े प्यार से कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव भी कर सकते हैं, 9th क्लास में आपने सीखा होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं tan x लिखना चाहूं तो tan x क्या हो जाता है भाई, दिस बटा दिस हो जाएगा। चलो इसको मैं बोल देता हूं d। ठीक है,
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि tan x की वैल्यू BD अपॉन AD होगा जो कि R के बराबर है। अब ये BD के बारे में मेरे को निकालना पड़ेगा और BD निकालने में हेल्प कौन करेगी, ये स्टेटमेंट कि इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का एरिया बराबर है। तो चलो लिखते हैं, इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आधा सर्कल है क्योंकि, और इस ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखेंगे, हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, और मेरे को हाइट ही यूज करनी है। हाफ टाइम्स बेस क्या है दोस्तों मेरा 2r है, और हाइट क्या है मेरी BD ही तो निकालना है। BD की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दूंगा तो tan x मिल जाएगा। तो 2 से 2 गया, 1r से 1r गया, तो पाई r बाय 2 यही मेरा BD है। तो चलो इसको फटाफट से वहां पे क्या करूं, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो tan x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या, पाई r बाय 2 और फिर डिवाइडेड बाय r, मतलब दिस आंसर इज पाई बाय 2। सवाल क्या मुश्किल है, नहीं। सवाल नया है, यस। सवाल में 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स मर्ज हो रहे हैं, यस। ठीक है, तो ये आपको सोचना आना चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार सोच लिया तो सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओह, अगेन वेरी ब्यूटीफुल सवाल, आसान है लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहा है। द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री इक्वल्स टू tan 60 डिग्री और फिर 3। एंगल को डिवाइड नहीं किया है, tan 60 को डिवाइड कर दिया और बोल दिया कि √3/3 के बराबर है। भाई √3/3 का सिंपल सा मतलब है 1/√3। अरे ये तो tan 30 पे होती है वैल्यू, तो सबसे पहले तो ये वैसे ही गलत हो गया। और दोस्तों हमने कब ये सीख लिया कि tan θ/3 जो होता है कि एंगल को आपने 3 से डिवाइड किया, इसका मतलब ये है कि आपने tan θ को 3 से डिवाइड कर दिया। नॉनसेंस है ये तो कहीं नहीं पढ़ा हमने। तो एजर्शन आपका एब्सोल्युटली गलत है और रीजन में यही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बोला है कि ये एब्सर्ड चीज है, ये इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे एजर्शन और रीजन दोनों आपके गलत हैं, बोथ आर फॉल्स। आ जाओ भाई, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ हमेशा ट्रू रहेगी, मतलब ये एक आइडेंटिटी है। तो कॉस बाय साइन तो हमेशा ही कॉट होगा, या फिर साइन बाय कॉस तो हमेशा ही टैन होता है दोस्तों। तो ये तो एकदम सही है। सेकंड चीज़ देखो, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा 1 है। क्या सर ये हमेशा ट्रू होगा? क्या ये किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा जो हम जानते हैं? तो थोड़ा सा सोचते हैं। सेक्स स्क्वायर थीटा है यहाँ पर और यहाँ पर है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं सेक्स स्क्वायर थीटा को लिख दूं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और इसको लिख दूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर 2 हो जाएगा। तो क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ा है कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा कुछ -1? ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? नहीं। तो सर इसको सिंप्लीफाई करके भी ये कुछ ऐसा आइडेंटिटी में नहीं कन्वर्ट हो रहा है जो हमेशा ट्रू रहेगी। कांट बी माय आंसर। अगले पार्ट पे चलते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो चलो इसको ना ब्रेक करता हूं मैं। 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक्स स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज -1। क्या ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी ही है? हाँ या ना? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है और टैन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा -1 होता है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। फोर्थ को सोचते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। क्या ये हमेशा ट्रू होगा? देख लेते हैं भाई। आप एक बात बताओ, एक काम करो, यहाँ पर ना इसको भी रेसिप्रोकल कर दो और इसको भी रेसिप्रोकल कर दो। तो ना थोड़ा सा ना थर्ड पार्ट की तरीके से सोचना पड़ेगा, ब्रेक करके सोचा जा सकता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये मेरे को टैन स्क्वायर थीटा के बराबर मिलेगा हमेशा? तो 1 बाय साइन स्क्वायर होता है दोस्तों कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1। तो भाई क्या ये ट्रू है? नहीं सर, यहां पर ना एक्चुअली कॉट स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। आंसर इज कि फर्स्ट एंड थर्ड सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगेन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और इस पैटर्न पे मैं ऑलरेडी तुमको सवाल करवा चुका हूं वैल्यूज बेस्ड, कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से तुम ऑब्जर्व करते हो कि कौन डोमिनेट करेगा कौन नहीं करेगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आराम से सोचेंगे। P and Q आर एक्यूट एंगल सच दैट P इज ग्रेटर देन Q। एक्यूट एंगल्स के हिसाब से 0 से 90 डिग्री में सोचना है। और अब 0 to 45 या 45 to 90 नहीं दिया हुआ, 0 to 45 या फिर 45 to 90 नहीं दिया हुआ दोस्तों, इन दोनों को मर्ज करा हुआ है कि सीधा 0 to 90 के हिसाब से सोचो। तो मैंने आपको ये चीज बताई है अभी कि अगर आप 0 to 90 जाते हैं तो साइन क्या करता है? इंक्रीज करता है। और अगर आप 0 to 90 जाते हैं तो आपका कॉस क्या करता है? डिक्रीज करता है। इतनी चीज तो हमने ऑब्जर्व कर ली है अभी तक। अब आप एक बात बताओ, अगर P आपका Q से बड़ा है
जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ रही है, तो P अगर Q से बड़ा है तो इनफैक्ट साइन P भी तो साइन Q से बड़ा होना चाहिए ना दोस्तों। तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। और अगर P Q से बड़ा है, क्योंकि कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हो वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती रहती है, तो अगर P मेरा Q से बड़ा है तो cos P मेरा cos Q से छोटा होगा, क्योंकि छोटी वैल्यूज के लिए कॉस बड़ा होता है। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, जैसे मान लो Q पे आए, फिर Q से P पे गए, क्योंकि P बड़ा है, तो कॉस पहले वाले अपने स्टेप पे बड़ा रहा होगा, बाद वाले में छोटा रहा होगा, क्योंकि कॉस डिक्रीज करता है। तो ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। और अब ये फोर्थ ऑप्शन देखो एक बारी, cos P इज ग्रेटर देन sin Q। अरे एक बात बताओ मुझे, अगर मैं P की जगह रख दूं 60 डिग्री और Q की जगह रख दूं 30 डिग्री, ये चीज़ वैलिड है अभी भी, और cos 60 और sin 30 तो बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ भी गलत हो गई। आप इसको एक जेनरिक तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर आप P को ग्रेटर देन Q इमेजिन कर रहे हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो क्या आप हमेशा ये बोल सकते हो कि cos P विल बी ग्रेटर देन sin Q, जबकि अभी हम सीख कर आए हैं कि 0 to 45 में cos डोमिनेट करता है, 45 to 90 में कौन डोमिनेट करता है, sin करता है। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हम लोग बोल के इसको एकदम ऐसा एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है, लेकिन अब इसके ऊपर चर्चा भी कर लो। भाई देखो, tan के अगर तुम टेबल में जाओगे 0 to 90 डिग्री के हिसाब से सोचोगे, क्या तुमको ये वाला पैटर्न मिलता है कि वो 0 से चालू होता है, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर और बढ़ता चला जाता है और एक नॉट डिफाइंड वाली स्टेज आ जाती है इसकी। तो tan भी आपका इंक्रीज कर रहा है, जब वो एंगल इंक्रीज कर रहा है तो tan की वैल्यूज भी इंक्रीज कर रही हैं। तो अगर मतलब P ग्रेटर देन Q है, तो दिस इज फॉर श्योर कि tan P भी tan Q से बड़ा होगा, और यही आपको सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ, हेंस दिस इज करेक्ट। एकदम निचोड़ के रख दिया है सवाल आपके सामने, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, इन द फिगर 5 sin P। देखो ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं और ऐसे सवाल आपके CBSE की PDF में भी हैं, तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ ज्योमेट्री मिक्स करके सवाल आ सकता है आपके पेपर में। 5 sin P दोस्तों आपको 4 दिया हुआ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PR? PR की लेंथ बतानी है और थोड़ा सा ज्योमेट्री का यहाँ पर भी यूज होगा। देखो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपको क्लियरली दिख रहा है। मेरे को sin P अगर लिखना है सबसे पहले फ्रॉम द डायग्राम, तो अगेन मेरे को सेम कॉन्सेप्ट जो सेमी सर्कल वाले सवाल में किया था कि सर यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो अब मेरे को sin P विजुअलाइज हो रहा है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसको मैं बोल देता हूँ S पॉइंट। तो QS डिवाइडेड बाय PQ जो कि है 15, ठीक है। sin P लिख सकता हूँ और sin P की वैल्यू क्या दी हुई है 4/5, तो 4/5 इक्वल्स टू QS डिवाइडेड बाय 15। तो यहां से अगर QS को सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू हो गई दोस्तों 12। निकालना क्या है तुमको, PR निकालना है। अगर PS निकाल लो और उसको डबल कर दूं तो PR निकल जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को 2 इक्वल भाग में बांटता है, बताया था। तो अब यहां पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है, तो पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी या नहीं करेगी, करेगी ना। तो PS का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर दैट इज 225 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये होगा 81, यानी कि 9 के स्क्वायर के बराबर। तो आपका PS किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, 9 के बराबर। ये भी 9, ये भी 9, तो PR क्या हो जाएगा, आंसर इज 18 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये सवाल ऑलरेडी अपने वन शॉट में कराया हुआ है, तो आप लोग वहां से देखेंगे और पहले खुद ट्राई करेंगे। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा पैटर्न है। ये वाला सवाल मुझे सॉल्व करवाना है, ये मैंने अपने वन शॉट में नहीं करवाया था, लेकिन ऐसी प्रूफ प्रॉब्लम्स देख के ना एकदम दिल कांप जाता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको ना अप्रोच कैसे करनी है प्रॉब्लम को। सीधा आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पहले सोच रहे हैं हम लोग। गिवन क्या है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। जैसे ही मैंने इसको देखा, मैंने ऐसे एक आधे सवाल करे हैं, मेरे को याद आ रहा है, तो मेरे को पता है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से ना मेरे को एक चीज़ तो बहुत क्लियरली दिख रही है कि cos थीटा मेरा sin स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। दोस्तों अब ना मेरे को प्रूफ करना है इसको, ये सारी एक्सप्रेशन 1 के बराबर है। सबसे पहले ना एक्सप्रेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, और यहाँ पर ना एक चीज़ ना अपने दिमाग में बिठाओ, ये पैटर्न तुमको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होगा। अगर तुमको कहीं पर 2 3 दिख जाएं
ठीक है, 2 3 दिख जाए एज कोफिशिएंट्स, तो आप लोगों को क्यूबिक आइडेंटिटीज पे जंप करना होता है, सोचना होता है कि आप a प्लस बी का क्यूब या फिर a माइनस बी का क्यूब के बारे में सोचोगे। क्यों? क्योंकि सर a प्लस बी का क्यूब जब तुम एक्सपेंड करते हो तो तुमको क्या मिलता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब मिलता है ना। तो ये बीच में जो 2 टर्म है जिनके आगे 3 आ रहा है, यहीं से मेरे को हिंट मिलता है कि क्यूब में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली a माइनस बी के क्यूब में भी 2 ऐसी टर्म्स होती हैं जिसके आगे 3 होता है। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं यहां पर 3 देख पा रहा हूं, यहां पर 3 देख पा रहा हूं, यहां पे 2 2 हैं, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इसको मैं बाद में सोचूंगा। लेकिन मेरे को ये दिख रहा है कि सर यहां पर मेरे को 3 दिख रहा है बैठा हुआ है, यहां पर मेरे को 3 दिख रहा है, तो या तो a प्लस बी के क्यूब के हिसाब से सोचना है या फिर a माइनस बी के क्यूब के हिसाब से सोचना है। कौन सा चूज करूं, साइन बताएगा। हर जगह प्लस है तो ये a प्लस बी के होल क्यूब में ही होता है। तो अब मेरे को a प्लस बी के होल क्यूब में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। शायद हो जाए शायद ना हो, लेकिन अप्रोच दिख रही है। तो दोस्तों ये शायद 3a स्क्वायर बी होगा, ये शायद 3ab स्क्वायर होगा, या फिर ये 3a स्क्वायर बी होगा और ये 3ab स्क्वायर होगा। ये कब पता चलेगा, जब a क्यूब और b क्यूब फाइंड कर दूं मैं। आप लोग अगर इसको क्यूब बना के लिखना चाहो तो क्या इसको लिख सकते हो कि ये साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है, और इसको अगर आप क्यूब बना के लिखना चाहो तो क्या आप लिख सकते हो कि साइन टू द पावर 4 थीटा का क्यूब है। अगर मैं यहां पे लिखूं 3, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, 3a स्क्वायर भी लिखना है, ठीक है। अब ये आपका a है जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो b है। 3a स्क्वायर b का मतलब क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाइड बाय b मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 3ab स्क्वायर लिखूंगा। 3a क्या है मेरा, साइन टू द पावर 4 थीटा दोस्तों, और b स्क्वायर क्या है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बारी इसको देखो, ये क्या है, साइन टू द पावर 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्या यही बन रही है 3 साइन टू द पावर 10 थीटा। साइन टू द पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी साइन की पावर 4 देगा, तो साइन की पावर 4 साइन की पावर 4 साइन की पावर 8 मिलेगा। तो इन फैक्ट ये जो पहली 4 टर्म है ये और कुछ नहीं है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। और जैसे ही मेरे को दिखा कि यहाँ पर भी तो पावर 4 है और पावर 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ इन दोनों से, तो ब्रैकेट के अंदर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा -2। अब देखो दोस्तों, अब इसके आगे कैसे बढ़े, बहुत सिंप्लीफाई कर लिया, सवाल खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बच्चे फंस जाएंगे। तो आप लोग बताओ, साइन स्क्वायर थीटा आपका किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। तो इसकी जगह क्या मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ। साइन टू द पावर 4 थीटा की जगह क्या लिखूंगा, दोनों साइड पर स्क्वायर कर दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और फिर -2। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा ही तो आपको 1 दिया हुआ है, तो पहला वाला ब्रैकेट हो गया 1 का क्यूब यानी कि 1, फिर ये +2 टाइम्स 1 यानी कि +2 और फिर -2, तो आंसर क्या आएगा 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा सवाल है। आपको हमेशा जब भी 2 3 दिखेंगे तो या तो a प्लस बी का क्यूब बनाओ या तो a माइनस बी का क्यूब बनाओ। कैसे पता चलेगा, साइंस देख के पता चलेगा। ये वाला सवाल भी मैंने अपने 1 शॉट में कराया है, और ये अगेन आपके पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, कौन डोमिनेट करेगा कौन नहीं करेगा, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाला सवाल मैंने 1 शॉट्स में कवर करवा रखा है, आप खुद से करोगे। ये एक सवाल है जिसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों। जिसने ये सवाल किया मैं समझूंगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री को मास्टर कर चुका है, ज्योमेट्री भी अच्छे से सोच पा रहा है, काफी चीजों को मिक्स एंड मर्ज करके क्वेश्चन के बारे में सोचना उसको आ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व करना आराम से, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। बस अब मेरी तुमसे ये रिक्वेस्ट है, मैंने आपको बताया है कि हमको अब किस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सेकंड बोर्ड एग्जाम का पेपर में एमसीक्यूज देख के भाई मेरे को भी थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि सीबीएसई अब एकदम फुल बदले वाले मोड में है। हमको रेडी रहना है, प्रैक्टिस करने हैं हाई लेवल के क्वेश्चंस, नॉट जस्ट फॉर मैथ्स, फॉर एवरी सब्जेक्ट। आपको हर सब्जेक्ट की बेसिक कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी है, किस बुक से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ्स के लिए हाई लेवल के क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, जो मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है उसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज इट फॉर ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज गगन मक्कड़ साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।